हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, डिटेल में होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कल का रिवीजन। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, या कहें वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। वहीं मैनुएला रोकाबोटे को इक्वाटोरियल गिनी का बनाया गया है पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ पर इक्वाटोरियल गिनी कर लीजिएगा। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय कैडेट कोड या नेशनल कैडेट कॉर्प्स को प्रधानमंत्री का बैनर पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान इसे सम्मानित किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अभी हाल ही में अरुण कोहली को भारत के लिए नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना ये नए बजट के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। और आईएमएफ ने बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का लोन देने की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को अपना राज्य गीत घोषित किया। औपचारिक रूप से इसे कब अपनाया जाएगा? तो इसे अपनाया जाएगा दोस्तों 19 फरवरी को। महाराष्ट्र सरकार ने अपना नया राज्य गीत घोषित किया है, जय जय महाराष्ट्र माझा को। और अब छत्रपति शिवाजी की जो जयंती होती है, उस जयंती के अवसर पर 19 फरवरी को ये जो राज्य गीत है ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो वहां के जो सीएम है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, इन्होंने इसे अनाउंस किया है। जय जय महाराष्ट्र माझा ये लिखा है राजा बाधे ने, और गाया है इसे साहिर साबले ने। साहिर साबले को बालादीर कृष्णराव साबले भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये गाया गया है और लिखा है इस गाने को राजा बाधे ने। दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा और भी राज्य हैं जो अपना राज्य गीत रखे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। ऐसे 12 राज्य हैं जिनका अपना अपना राज्य गीत है। राज्य गीत मतलब स्टेट का एंथम। अब आया है महाराष्ट्र, तो हम लोग महाराष्ट्र से पिछले दिनों में जो करंट अफेयर आए थे उनका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, शो करा दे रहा हूँ, इसको तो आप रीड कर ही लोगे। जो पिछले दिन में आए हुए थे करंट अफेयर के क्वेश्चन, उनका रिवीजन करते हैं। देखो, अभी दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जलना और नागपुर पुलिस ने इस बार सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का खिताब जीता हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही अभी महाराष्ट्र ओपन आयोजित किया गया था, और वहां पर नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। दोस्तों महाराष्ट्र ओपन केवल एक ही ओपन होता है टेनिस का भारत में, मतलब भारत के अंदर टेनिस का एक ही ओपन खिताब खेला जाता है जो कि महाराष्ट्र ओपन होता है, तो इसलिए भी ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का जो पुणे का मेट्रो स्टेशन है वो सबसे डीपेस्ट बन रहा है, मतलब सबसे गहराई में बन रहा है उसका स्टेशन। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। और अभी एनसीसी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो महाराष्ट्र का एनसीसी डिपार्टमेंट है, उसने अवार्ड भी जीता हुआ है, प्रधानमंत्री का बैनर पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईआरएफ रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की टॉप सरकारी एमबीए इंस्टीट्यूट में पहले पर कौन है? तो अभी आईआईआरएफ ने रैंकिंग जारी की है एमबीए इंस्टीट्यूट्स की, उसमें आईआईएम अहमदाबाद जो है ये टॉप पर है। आईआईआरएफ का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है रैंकिंग। तो इसने अभी एमबीए के इंस्टीट्यूट को लेकर भारत में रैंकिंग जारी की है। अब इसमें देखा जाए तो टॉप पर आईआईएम अहमदाबाद है, फिर आईआईएम बेंगलुरु है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ है। तो देखिए टॉप 5 में लखनऊ भी शामिल है इसमें। उसके बाद 5वें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट फैकल्टी है। वहीं अगर टॉप प्राइवेट एमबीए इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर जो है ये टॉप पर है। अच्छा, जब ओवरऑल भारत के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की जाती है तो उसमें अगर पूछा जाता है सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो आप बताएंगे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास हमेशा टॉप पर रहता है भारत में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के मामले में, ओवरऑल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो यूपी गवर्नमेंट जो है ये डेनमार्क के साथ साझेदारी करने वाली है। अभी तो बातचीत चल रही है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। तो डेनमार्क गवर्नमेंट की मदद लेगी यूपी गवर्नमेंट। एथेनॉल का प्रोडक्शन ये वहां पर यहाँ पर
एक हरित टाइप से या कहें कि ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस के माध्यम से ई मेथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों एथेनॉल उत्पादन से पहले आपको पता होना चाहिए एथेनॉल का यूज क्यों पड़ता है, क्यों दुनिया एथेनॉल के पीछे भगती जा रही है। इथेनॉल एक ऐसा समझ लो आने वाला फ्यूचरिस्टिक ईंधन मटेरियल है, एक फ्यूल के रूप में यूज किया जाने वाला एक मटेरियल है, जो कि सड़े गले जो अनाज हैं या फिर जो कृषि की सामग्रियां हैं उनसे उत्पन्न की जाती है। गन्ने से या फिर मक्का से या फिर जो पराली होता है उन सब से उत्पन्न किया जा रहा है इथेनॉल, और इसका यूज किया जा रहा है आगे चल करके पेट्रोल डीजल के जगह पर। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक केंद्रीय मंत्री ने अनाउंस किया था कि अब से 20% एथेनॉल जो है ये यूज किया जाने लगेगा, ठीक है, गाड़ियों में। तो जब 20% एथेनॉल यूज किया जाने लगेगा मतलब आपके जैसे बाइक्स हैं तो उसमें 80% ही पेट्रोल रहेगा, 20% उसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा। आगे चल करके यही परसेंटेज 2040 तक ये 40% या 50% तक होने वाली है। तो ये यूजेज है। अब इथेनॉल का प्रोडक्शन हो कैसे, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। कुछ दिन पहले या कहें कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक और न्यूज बताई थी इससे रिलेटेड कि टूटे हुए चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, मतलब ये करने वाला पहला राज्य बना था बिहार, टूटे हुए चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला फॉर्मूला लगाना शुरू किया था। तो ये इथेनॉल का यूज होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पिछले दिनों में जो जो करंट अफेयर आए थे उनको रिवाइज करेंगे। स्टैटिक यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, स्टैटिक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी आपको याद होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था। कौन सा? समग्र शिक्षा अभियान। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान तो आप सुने ही थे, ये है समग्र शिक्षा अभियान, यूपी गवर्नमेंट। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग के मामले में एक रिपोर्ट आई कि टॉप गेमिंग हब बनाओ, ये उत्तर प्रदेश, इसने महाराष्ट्र दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। तो टॉप गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में ये टॉप हब बना था। तो ऐसे मेघालय में एक ऑनलाइन गेमिंग हब खोला गया है, इंस्टीट्यूट खोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो तो अलग बात है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक और न्यूज आई कि यहाँ पर एमवी गंगा विलास नाम से दुनिया की सबसे लंबी वाटर क्रूज शुरू की गई, जो कि वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक गई, एमवी गंगा विलास क्रूज, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया था। इसके अलावा लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश में नोएडा जो शहर है वहां पर पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में दो ही जगह पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, एक लखनऊ एक नोएडा में। तो नोएडा में पहली महिला बन गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा ई सुश्रुत नाम से प्रबंधन सूचना प्रणाली का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और यूपी गवर्नमेंट अब एक जिला एक खेल अभियान को भी शुरू कर चुकी है। अभी तक केवल ओडीओपी था, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी शुरू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और तो और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी अब यहीं पर होने वाला है, अगला वाला संस्करण जो तीसरा वाला होगा। और लखनऊ में आपको याद होगा नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी यहीं पर खोली जा रही है, ठीक है। ये सभी अनाउंसमेंट हैं। इसके अलावा एससीआर भी आपको बताया गया था, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में लखनऊ को विस्तारीकरण किया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप याद रखेंगे यूपी से। अगला, हाल ही में किस राज्य के वीके पांडियन को एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो वीके पांडियन ये हैं ओडिशा के, इनको अभी एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? देखो, ये एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली आयोजित कराया भारत में हॉकी का विश्व कप। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हॉकी वर्ल्ड कप संपन्न हुआ 2023 में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया गया। तो ये जो विश्व कप था हॉकी का, तो इसमें इनकी बहुत ही क्रिटिकल भूमिका रही, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड से। एक चीज और, वीके पांडियन को यह पुरस्कार दिया है एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने। तो एफआईएच के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, भारत इसमें हार गया, भारत इसमें मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इससे रुष्ट होकर के भारत के पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी परसों मैंने वो न्यूज कवर किया था। क्या आप में से कोई है जो कमेंट करके बता सकता है उनका नाम? जितने लोग हैं कमेंट जरूर करो। भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया?
जीता कौन हॉकी वर्ल्ड कप? इस बार जीत लिया दोस्तों जर्मनी ने। जर्मनी ने किसको हरा करके जीता? पिछली बार की जो चैंपियन टीम थी बेल्जियम, बेल्जियम उसको हरा करके जीत लिया जर्मनी ने। ठीक, जर्मनी का ये तीसरा खिताब था। बेल्जियम ने 2018 में जीता था, यानी पिछली वाली चैंपियन थी। 2018 वाला भी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। वैसे इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप तो हुआ ही भारत में। इस बार दोस्तों क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अक्टूबर नवंबर महीने में किया जाएगा। हॉकी पर वापस आते हैं दोबारा। भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम, इन दोनों को स्पॉन्सर कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर करेगी। ऐसा करने वाली ये इकलौते राज्य है, भारत की इकलौता स्टेट गवर्नमेंट है जो किसी खेल को लेकर के स्पॉन्सर कर रहा हो राज्य की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है, इसने ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज जीता था। वैसे ओलंपिक में बहुत अच्छा इतिहास रहा है अपना। ओलंपिक में हॉकी में ही भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिले। 8 तो मिले हैं गोल्ड, 1 मिला है सिल्वर और 2 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। भारत का इतिहास सबसे बेस्ट रहा है हॉकी में। तो आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक में भारत किस गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड जीता है या सबसे ज्यादा मेडल जीता है, तो आप हॉकी बता देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। और महिला हॉकी टीम ओलंपिक में चौथे पोजीशन पर रही थी। इतने पॉइंट्स आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बारे में फिर से अगेन ये स्टैटिक जान लीजिए। ठीक है, चलिए, चिल्का झील है। चिल्का झील रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, मैंने आपको बताया था कल। और रामसर साइट के लिए कल दिवस भी मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे परसों मनाया गया, तो फरवरी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार यहाँ पर है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। उड़ीसा यहाँ पर है। उड़ीसा में यहीं पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, और इसी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही तो जो मिसाइल वगैरह होती है उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, यहीं पर चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, वहां से भी की जाती है, परीक्षण वगैरह किया जाता है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर अगर पूछा जाए राजकीय पशु कौन है, तो सांभर आप बताएंगे। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प अशोक। आगे, हाल ही में लाओस के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों प्रशांत अग्रवाल। यहां पर आप देख पाओगे प्रशांत अग्रवाल अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया ऑफ इंडिया टू लाओस। ये लाओस में होंगे भारत के अगले राजदूत। अभी तक नमीबिया में थे भारत के उच्चायुक्त। ठीक है, अब देखो यहाँ राजदूत नियुक्त किए गए हैं, यहाँ उच्चायुक्त थे, ये क्या मामला है? एक्चुअली में नमीबिया जो है ये है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और लाओस जो है ये कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा नहीं है। तो जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा होती हैं वहां पर नियुक्त किया जाता है हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं होती हैं वहां पर नियुक्त किया जाता है राजदूत। तो लाओस जो है यहाँ पर राजदूत बन के गए हैं। ठीक, 1998 के ये आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं, और इनको अभी नियुक्त किया गया है लाओस में। अच्छा, नमीबिया में अब कौन गया? तो नमीबिया में अब एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में, या कहें कि हाई कमिश्नर के रूप में। लाओस आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लाओस की तरफ आना चाहोगे तो लाओस के लिए तो आपको आना इधर होगा, म्यांमार को पार करो, थाईलैंड को पार करो। तो ये जो कंट्री है थाईलैंड और वियतनाम के बीच में, ये है लाओस, और यहाँ की कैपिटल यहाँ पर है। ठीक है, विंतियाने। विंतियाने जो है इसकी कैपिटल है। यहाँ की करेंसी होती है किप। किप बोले तो के आई पी किप यहाँ की करेंसी होती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोनाग्जे सिफोंडोन। कौन है? सोनाग्जे सिफोंडोन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिवीजन करेंगे 2022 के करंट अफेयर का, यानी पिछले साल का। हम लोग पिछले साल का करंट अफेयर साथ साथ में पढ़ते चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 270 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन मिल गया आपको। हाल ही में नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौता किया है। ठीक है, और आईआईटी गुवाहाटी में चीनी के विकल्प जाइलीटोन के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया गया है। चीनी के विकल्प के लिए जाइलीटोल के उत्पादन की नई विधि का विकास किया है। और माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मध्य प्रदेश में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का निधन हो गया। राजीव गौबा ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं ही, और इनको कार्यकाल भी एक एक्सटेंशन भी मिला था इनको।
दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था जीआई टैग और ये जीआई टैग पाने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बना था इंडिया का। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 16 मेडल जीते। आरबीआई ने ई रूपी नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे पिछले साल के। अब फिर से आ जाते हैं आज के करंट अफेयर पर। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल दोस्तों यानी कि तैरता हुआ महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। पहली बार ये हो रहा है। एशिया का पहला ऐसा इस प्रकार का फेस्टिवल है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, इसका पूरा नाम है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो ये जो है आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहला ऐसा संस्करण होगा। 1 फरवरी से शुरू हुआ है और वहाँ की जो पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ ये फेस्टिवल शुरू हुआ मंदसौर में मध्य प्रदेश में। एशिया का पहला है। अच्छा, एक चीज और, फ्लोटिंग से मुझे याद आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर है या कहें सोलर प्लांट कहाँ पर है? ये भी है मध्य प्रदेश में। वैसे भारत का सबसे बड़ा या कहें दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर में। नेशनल पार्क पूछा जाए तो आप बताएंगे मणिपुर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सोलर प्लांट कहाँ पर है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में ही। क्लियर है? तो नेशनल पार्क मणिपुर में कौन सा है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किस नदी पर है, किस झील पर बना हुआ है? ये लोकटक झील पर बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश देखोगे आप में यहाँ पर है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से। राजधानी इसकी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। झीलों में अगर बात करें तो भोजताल है, साके सागर झील है। इसके अलावा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा 12 नेशनल पार्क यहीं से हैं। माधव, वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय, कान्हा किसली, सब यहीं पर है। ठीक है, इसके अलावा अभी कुनो नेशनल पार्क आपको याद ही होगा। कुनो नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर चीते लाए गए, नमीबिया से ही चीते लाए गए थे। ठीक है, 8 चीते लाए गए थे। अच्छा, अभी नमीबिया से ही नियुक्त किए गए हैं जब नमीबिया के उच्चायुक्त, तो एक पॉइंट वहां से आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो कि वहीं से 8 चीते लाए गए थे। चीतों से याद आया, साउथ अफ्रीका से भारत एक बार फिर से डील किया है कि साउथ अफ्रीका से 100 से ज्यादा चीते लाए जाएंगे अगले 10 सालों में। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कहीं से भी कनेक्ट करो, जहां से भी कनेक्ट कर पाओ वहां से कनेक्ट करो, आपको चीजें याद होनी चाहिए बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केंद्रीय मंत्री ने मानेसर में पंचामृत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, पंचामृत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने। ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मानेसर में इन्होंने इसका उद्घाटन करने की घोषणा की है। ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, तो इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र मानेसर हरियाणा में। इसके तहत पीएलआई ऑटो, पीएलआई एसीसी, फेम, कैपिटल गुड्स स्कीम जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन अच्छे तरीके से किया जा सके, इसको ये सुनिश्चित करेगा कार्यक्रम। आगे, वर्ष 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश या कहें थीम देश किसे चुना गया? तो दोस्तों, 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होने वाला है। इसकी थीम कंट्री चुनी गई है भारत को। ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था थीम कंट्री चुनी गई थी स्पेन। ठीक है, और अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो रहा है, मैड्रिड मतलब होगा 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। बदले में उसने अपना थीम कंट्री चुना है भारत। ठीक है, तो दोनों ही आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कोलकाता बुक फेयर में कौन है थीम कंट्री, तब आप बताएंगे स्पेन, और जब मैड्रिड में होगा 2025 में तब कौन होगा? तब इंडिया होगा थीम कंट्री। अच्छा, इसने मैड्रिड के जो राजदूत हैं उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों के देशों के बीच में कल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्पेन ने क्या किया कि बंगाल में 5 यूनिवर्सिटीज को किताबें दान की हैं जहां स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाई जा सके। ठीक, वैसे इसकी मेले की शुरुआत तो 1933 से ही हुई थी, मैड्रिड पुस्तक मेले की, लेकिन ये कभी जल्दी मतलब कंटिन्यू हो नहीं पाया, बीच बीच में रुक जाता था किसी कारणवश। लेकिन फिलहाल इतिहास इसका बहुत पुराना है और भारत को अब थीम कंट्री चुनी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ूं इससे पहले आरआरबी एएलपी शताब्दी बैच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बैच लाइव हो चुका है, जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात यह है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली क्लासेस आ रही हैं। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, मतलब आप अगर लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो तब भी आप सारी क्लासेस देख सकते हो, वो भी कितनी भी बार, अनलिमिटेड टाइम। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही बार या 2 ही बार देख सकते हो।
इसके अलावा हर एक क्लास की आपको क्लास नोट्स दी जा रही है, मंथली ई बुक्स भी आपको मिल रही है और पूरी की पूरी हमारी गाइडेंस मिलेगी आपको। तो असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी अब बहुत ही जल्द शो होने वाली है। तो अगर आपने ये बैच नहीं ज्वाइन किया है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है। और वरना ये जब पीडीएफ दी जाएगी तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागरोब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। देखो, अमन सहरावत जो है ना, ये अंडर 23 में रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन, इसीलिए ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। तो अभी हाल ही में इन्होंने जाग्रेब ओपन रेसलिंग में जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। वहां पर तो गोल्ड नहीं जीत पाए, वहां पर ब्रॉन्ज ही जीते हैं, लेकिन ये अंडर 23 के विश्व चैंपियन है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये जाग्रोब ओपन कहाँ आयोजित हुआ? क्रोएशिया में हुआ। तो इन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता है दोस्तों अली अब्बास रजादे ने, ये हैं अजरबैजान के। और सिल्वर किसने जीता? यूतो निसूची ने। यूतो निसूची जो हैं ये सिल्वर जीते हैं, जापान के हैं, ठीक है। तो गोल्ड अली अब्बास रजादे, सिल्वर ये और ब्रॉन्ज ये, ठीक है, अमन सहरावत। प्रसिद्ध फिल्मकार विश्वनाथ का निधन हो गया, ये इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित थे? दोस्तों विश्वनाथ एक जाने माने फिल्म मेकर थे, इनका भी निधन हो गया। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 5 नेशनल पुरस्कार, पद्मश्री और भी कई पुरस्कार से सम्मानित थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति का निधन हो और अगर वो किसी नागरिक सम्मान से सम्मानित हो तो वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगर वो व्यक्ति नागरिक सम्मान से सम्मानित है तो ऑब्वियस सी बात है वो फेमस पर्सनालिटी रहा होगा, और फेमस पर्सनालिटी का ही जब निधन होता है तब पूछा जाता है। तो पद्मश्री मिला था, दादा साहब फाल्के मिला था, 5 से ज्यादा 5 नेशनल पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके थे, तो इसलिए ये फेमस पर्सनालिटी हैं ही। तो इनका निधन हुआ है के विश्वनाथ जी का। इनका नाम आप याद रखेंगे। इनको कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था और इनको नंदी पुरस्कार भी मिल चुका था, 10 फिल्म फेयर ट्रॉफियां मिली थी इनको, 20 नंदी पुरस्कार, 10 फिल्म फेयर ट्रॉफियां, 5 नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वगैरह मिल चुका था। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई हुई पसंद। आपको अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, आपके अंदर आपको अगर लगता है कोई फीडबैक देने की ना जरूरत है तो आप जरूर दिया करो। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करता रहता हूँ। आपको अगर कुछ लगता है कि वीडियो में कुछ नया, कुछ और सुधार करना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा लाना चाहिए, क्या कुछ लाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी पॉसिबल होगा वो अप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप अगर मान लीजिए कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। हाल ही में जारी बजट 2023 अमृतकाल का कौन सा बजट था? तो ये पहला था, क्योंकि अमृतकाल दोस्तों 2022 के बाद से 2047 का जो टाइम पीरियड है वो कहा जाता है, और इसका ये 2023 वाला जो बजट था ये पहला बजट था। और भारत 42वें संविधान संशोधन को भारत के इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। फिर ये 1976 में हुआ था। इसी में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 44वां संविधान संशोधन जस्ट 2 साल बाद हुआ था 1978 में। क्लियर है? चलिए, तो आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इसके अलावा भारत में कुल कितनी रामसर साइट है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप अच्छे से आंसर करोगे तो पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। डिटेल में लिखने का प्रयास करना और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी एमजेटी ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।